हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। सावधान, झारखंड में अगले 72 घंटे भारी बारिश की चेतावनी। 26 जून तक झूमकर बरसेंगे बादल। झमाझम बारिश से रविवार को राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदला और तेज गरज के साथ बारिश हुई। इधर मौसम विभाग ने झारखंड में अगले 72 घंटे के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 26 जून तक राज्य में बादल झूमकर बरसेंगे। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। इसके लिए चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि 23 जून यानी आज सोमवार को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर गरज के साथ वज्रपात की आशंका है। इस बाबत येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में देवघर, धनबाद, पाकुड़, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा और साहिबगंज शामिल हैं। वहीं आईएमडी का पूर्वानुमान है कि 24 और 25 जून को झारखंड के दक्षिण पश्चिमी भाग में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वही 26 जून को राज्य में कहीं कहीं पर गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। इधर झारखंड में अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 3 दिनों में इसमें 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। बरसात ने खोली नगर निगम की पोल। आधे घंटे की बारिश में फिर डूबी रांची। राजधानी रांची में मानसून की दस्तक के साथ ही जल जमाव की पुरानी तस्वीरें एक बार फिर दोहराई गई। रविवार को सिर्फ आधे घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी। कई मोहल्ले जलमग्न हो गए, नालियां ओवरफ्लो हो गई और गंदा पानी घरों में घुस गया। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए नगर निगम और जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि सभी प्रमुख नाले नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर की जाए, ताकि मानसून के दौरान शहर जलमग्न न हो। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा था कि चिन्हित जल जमाव वाले इलाकों पर विशेष निगरानी रखी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि हर बार की तरह इस बार भी राजधानी पानी में न डूबे। लेकिन रविवार की बारिश ने सरकार और निगम के तमाम दावों को झूठा साबित कर दिया। रांची में रविवार दोपहर अचानक मौसम बदला और करीब आधे घंटे तक जमकर बारिश हुई। इस थोड़े से समय में ही कई मोहल्ले की सड़कें लबालब भर गई। कोकर, हरमू, अपर बाजार, लालपुर, हिंदपीढ़ी, डोरंडा जैसे इलाकों में पानी भर गया। कई जगहों पर तो नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया, जिससे दुर्गंध और बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। हजारीबाग के श्री ज्वेलर्स में अंधाधुंध फायरिंग। बाइक पर आए अपराधी लगातार चलाई गोलियां, दहशत फैलाने की कोशिश। हजारीबाग जिले के महावीर स्थान चौक पर स्थित श्री ज्वेलर्स की दुकान को अज्ञात बदमाशों ने निशाना बनाया। 2 बाइक सवार बदमाशों ने दुकान के गेट पर 7 राउंड फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना सदर थाना क्षेत्र की है। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को दुकान के बाहर से 6 खोखे बरामद हुए हैं, जबकि दुकान के शटर पर 7 गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन इससे इलाके में दहशत का माहौल है। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हो गई है। फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि 2 बदमाश बाइक से दुकान के सामने आते हैं। एक बदमाश ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि दूसरे ने लाल रंग का गमछा मुंह पर बांधा हुआ था। इनमें से एक बदमाश ने कमर से पिस्तौल निकालकर दुकान की ओर गोलियां चलाई। गौर करने वाली बात यह है कि बदमाशों ने दुकान के अंदर प्रवेश नहीं किया, केवल बाहर से फायरिंग की और भाग निकले। पुलिस को आशंका है कि यह घटना किसी लूटपाट के इरादे से नहीं, बल्कि व्यापारियों में भय फैलाने के उद्देश्य से की गई है। शिक्षा मंत्री आवास घेरने पहुंचे आकलन पास पारा शिक्षक। प्रशासन ने रोका तो सड़क किनारे दिया धरना। झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आकलन परीक्षा पास पारा शिक्षक सोमवार को राजधानी पहुंचे और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के आवास के बाहर 1 दिवसीय धरना देने का प्रयास किया। हालांकि जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें वहां धरना देने की अनुमति नहीं दी और सड़क के दूसरी ओर स्थानांतरित कर दिया। इसके बावजूद पारा शिक्षक सड़क किनारे बैठ गए और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने विभागीय आकलन परीक्षा जैक के माध्यम
माध्यम से पास की है, जो जेटेट के समतुल्य मानी जानी चाहिए। शिक्षकों का तर्क है कि राज्य में विगत 10 वर्षों में सिर्फ 2 बार जेटेट परीक्षा आयोजित हुई है, जबकि हजारों पारा शिक्षक वर्षों से सेवा दे रहे हैं। ऐसे में आकलन परीक्षा को समकक्ष मान्यता मिलनी चाहिए ताकि उन्हें आगामी 24,000 सहायक शिक्षक नियुक्तियों में अवसर मिल सके। प्रदेश अध्यक्ष और उपस्थित शिक्षकों ने कहा है कि वेतनमान की मांग को लेकर वे कई बार सरकार को सूचित कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासनिक स्तर पर उन्हें बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है और अब उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। पारा शिक्षकों का कहना है कि जब राज्य सरकार उनके काम को मान्यता देती है, चुनावों से लेकर विभिन्न विभागीय कार्यों में सहयोग लेती है, तो उन्हें उचित वेतनमान और स्थायित्व क्यों नहीं दिया जा रहा। धरनास्थल पर मौजूद एक शिक्षक ने कहा है कि हम सालों से सेवा दे रहे हैं, परीक्षा पास कर चुके हैं, लेकिन ना स्थायित्व मिल रहा और ना ही वेतनमान। अब आंदोलन को व्यापक करेंगे, चाहे पुलिस की लाठी खानी पड़े या जेल जाना पड़े। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को जल्द नहीं माना तो राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। सीएम के निर्देश पर टूटे पुल की जांच करने खूंटी पहुंची जांच टीम, जल्द होगा कारणों का खुलासा। खूंटी जिले में 3 साल के अंदर 3 पुल ध्वस्त होने के बाद अब पथ निर्माण विभाग ने जिले में बने सभी पुलों की स्थिति और उनके रख रखाव को जानने की योजना बनाई है। पथ प्रमंडल खूंटी के सभी क्षेत्रों में बने पुलों को सूचीबद्ध करते हुए निगरानी शुरू कर दी गई है। उधर पेलोल पुल ध्वस्त होने की घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने संज्ञान लेते हुए पुल ध्वस्त होने की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम बनाई है, जो लगातार पुल का निरीक्षण कर कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज के सामने रुई गद्दा दुकान में भीषण आग, 40 लाख का नुकसान। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ठीक सामने रुई और गद्दे के प्रतिष्ठान में भीषण आग लग गई, जिससे लगभग 40 लाख रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद 2 दमकल गाड़ी और एक पुलिस विभाग के वाटर कैनल की गाड़ी ने घंटों आग पर काबू पाने के लिए मशक्कत की। अंततः 1 घंटे से अधिक समय के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मिली सूचना के अनुसार रविवार सुबह से ही क्षेत्र में बिजली कटी हुई थी और अचानक बिजली आने के बाद दुकान में वोल्टेज बढ़ गया, जिससे शॉर्ट सर्किट के कारण प्रतिष्ठान में आग लग गई। इसकी सूचना सबसे पहले स्थानीय जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। तब तक स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने के लिए काफी कोशिश की, जिसमें प्रतिष्ठान के संचालक का हाथ भी झुलस गया। पलामू में टीएसपीसी नक्सली धराया, लेवी वसूलने छतरपुर आया था। विधानसभा चुनाव के दौरान हुए मुठभेड़ में था शामिल। पलामू के छतरपुर में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शंभू सिंह के रूप में हुई है। वह पलवा टोला मोरचवा का रहने वाला है। एसडीपीओ अवध कुमार यादव ने बताया कि आरोपी लेवी वसूलने छतरपुर आया था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उसे पकड़ा। उसके पास से 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। शंभू पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान पुलिस से हुए मुठभेड़ में भी शामिल था। 24 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक पलामू रेशमा रमेशन को सूचना मिली थी कि टीएसपीसी के जोनल कमांडर शशिकांत गंजू अपने दस्ते के साथ तुरीदाग के जंगली पहाड़ी क्षेत्र में मौजूद है। पुलिस की छापेमारी के दौरान मुठभेड़ हुई थी। उस वक्त नक्सली घने जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले थे। रांची में कार और स्कूटी की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची में शनिवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा रात करीब 11 बजे नामकुम पुल के पास हुआ, जब एक स्कूटी और कार की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कूटी सवार, कार चालक और एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तीनों को अस्पताल भिजवाया, लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतकों में रांची सिविल कोर्ट के पेशकार शामिल थे, जो ड्यूटी से लौट रहे थे। वही कार चालक और स्कूटी पर सवार एक युवक की भी इलाज के दौरान अलग अलग अस्पतालों में मौत हो गई। स्कूटी सवार युवक धनबाद का रहने वाला बताया गया है। पूर्वी सिंहभूम में एएनएम को लगी करंट, इलाज के दौरान मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड के जोड़ाम उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित एक एएनएम की करंट लगने से मौत हो गई। मृतका सुकांति मुर्मू मूल रूप से बारडी कानपुर गांव की निवासी है। वर्तमान में एएनएम चाकुलिया के पुराना अस्पताल भवन में अपने पति कन्हई लाल बास्के के साथ रहती थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एएनएम सुकांति मुर्मू को शनिवार देर रात करंट लगी थी, जिसके बाद उसे स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। छात्रवृत्ति योजना के लिए छात्रों का शीघ्र चयन करे अधिकारी। समीक्षा बैठक में मंत्री चमरा लिंडा ने दिया निर्देश। आदिवासी कार्य मंत्री चमरा लिंडा ने रविवार को विभागीय सचिव, आदिवासी कल्याण आयुक्त एवं आदिवासी सहकारी विकास निगम के प्रबंध निदेशक के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय योजनाओं के बेहतर संचालन एवं लाभार्थियों तक समय पर लाभ पहुंचाने को लेकर कई अहम निर्देश जारी किए गए। मंत्री लिंडा ने शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर कोचिंग संस्थानों में प्रशिक्षण की सुविधा सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कोचिंग से युवाओं को मुख्य धारा में लाने में मदद मिलेगी। मंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के प्रयासों को तेज करने की बात कही। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी मंत्री लिंडा ने 16 ग्रामीण कल्याण अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं संचालन के लिए त्वरित कदम उठाने का निर्देश दिया, ताकि दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी योजनाओं की समयबद्ध समीक्षा कर उन पर अमल में लाने की गति बढ़ाई जाए, ताकि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। रांची में मूसलाधार बारिश बनी आफत। आईपीएस सरोजनी लकड़ा का आवास भी जलमग्न। झारखंड में मानसून सक्रिय हो चुका है और राजधानी रांची में रुक रुक कर हो रही झमाझम बारिश अब आम जनजीवन के लिए आफत बन गई है। शहर के कई इलाकों में जल जमाव की गंभीर स्थिति बनी हुई है। इस बार जल जमाव की चपेट में आम लोगों के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों के आवास भी आ गए हैं। आईपीएस अधिकारी सरोजनी लकड़ा का रांची स्थित आवास भी जलमग्न हो गया है। उनके घर के कमरों तक पानी घुस आया है और आने जाने के रास्ते पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुके हैं। आईपीएस सरोजनी लकड़ा ने बताया कि उनके आवास के पास बहने वाले बड़े नाले से पानी का बहाव इतना तेज था, जिससे बहकर गंदगी और मलबा उनके घर की बाउंड्री से टकरा गया और इस वजह से पानी का बहाव रुक गया और वह घर के लॉज और कुछ कमरों में भर गया। उन्होंने कहा कि बाउंड्री के पास पेड़ और गंदगी जमा हो गई है, पानी घर में घुस आया है, आवाजाही पूरी तरह से बंद है, स्थिति बेहद चिंताजनक है, क्षेत्र प्रभावित है। आईपीएस सरोजनी लकड़ा का आवास जिस क्षेत्र में स्थित है वह इलाका शहर के पोश इलाकों में आता है। हालांकि यह क्षेत्र हर साल जल जमाव की चपेट में आता है, लेकिन इस बार की स्थिति अधिक गंभीर है। लगातार बारिश से आसपास के तमाम क्षेत्र जलमग्न हो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायतों के बावजूद नगर निगम ने इस क्षेत्र में स्थायी जल निकासी की व्यवस्था नहीं की है, जिससे यह परेशानी आ रही है। लोगों ने कहा है कि निगरानी रखी जाए तो समस्या कम हो सकती है। जेटेट परीक्षा को लेकर आया नया अपडेट। नियमावली का प्रारूप तैयार, इस महीने तक होगा एग्जाम। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट के आयोजन के लिए शिक्षक प्रशिक्षण उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। यह इंतजार नवंबर माह तक भी हो सकता है। अभी स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली का प्रारूप ही तैयार कर जय कार्मिक विभाग, जेएसएससी तथा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों से सुझाव मांगे हैं। सुझाव की समीक्षा के बाद इस पर विभिन्न विभागों की स्वीकृति ली जाएगी। विभिन्न विभागों जैसे विधि, कार्मिक आदि से नियमावली पर स्वीकृति लेने के बाद इस पर कैबिनेट की भी स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद ही नियमावली लागू होगी। इसमें 2 से 3 माह का समय लग सकता है। प्रस्तावित नियमावली में भाषा को लेकर भी विवाद है, जिसे खत्म करने के लिए पहले कार्मिक विभाग को संबंधित आदेश में बदलाव करना होगा। प्रस्तावित जेटेट नियमावली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं का जिलावार निर्धारण कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार ही किया है। जेटेट नियमावली गठित होने के बाद जैक द्वारा इस परीक्षा का दोबारा विज्ञापन जारी कर आवेदन मंगाए जाएंगे। इसके बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम 1 माह का समय देना होगा। इसके बाद ही यह परीक्षा आयोजित हो पाएगी। ऐसे में पूरी संभावना है कि यह परीक्षा नवंबर माह में आयोजित हो। बताते चले कि जैक ने पूर्व में लागू नियमावली के आधार पर पिछले वर्ष ही विज्ञापन जारी कर इस परीक्षा के लिए आवेदन मंगाए गए थे।
अब विभाग द्वारा नई नियमावली बनाए जाने के कारण उक्त विज्ञापन को रद्द कर दिया। इस परीक्षा के लिए जैक को लगभग 2.5-3 लाख आवेदन मिले थे। हालांकि जैक ने कहा है कि इन अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने पर परीक्षा शुल्क देना नहीं पड़ेगा। जगन्नाथपुर मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला के पदाधिकारियों और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ हुई बैठक रविवार को रांची के उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला की तैयारी एवं सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जिला के वरीय पदाधिकारियों और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की। उपायुक्त ने मेला परिसर में व्यवस्था का जायजा लेते हुए वरीय अधिकारियों द्वारा मंदिर समिति के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जगन्नाथपुर मंदिर से मोसी बाड़ी तक रथ यात्रा रूट का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त द्वारा श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के द्वारा दुकानदारों को निर्धारित स्थान तक ही अपनी दुकान लगाने का निर्देश दिया गया ताकि रथ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालुओं को असुविधा न हो। मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि पूरे विधि विधान से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। इसके लिए विधि व्यवस्था के सभी इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए 24 घंटे बिजली, चलंत शौचालय, पानी, अग्निशमन एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। चंदन सिन्हा ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में वॉच टावर और सीसीटीवी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जा रही है। इसके लिए संयुक्त आदेश भी जारी किए जाएंगे। बड़े वाहन प्रवेश न करें, इसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग भी लगाई जा रही है। रिम्स पार्ट 2 की बात करने वाली सरकार गरीबों को एम्बुलेंस तक नहीं दे पा रही। राफिया नाज झारखंड के विभिन्न जिलों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है जो न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की जर्जर स्थिति को उजागर करती है बल्कि सरकार की प्राथमिकताओं पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाती है। यह आरोप झारखंड प्रदेश भाजपा की नेत्री राफिया नाज ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि रिम्स पार्ट 2 की बात करने वाली सरकार गरीबों को एम्बुलेंस तक देने में असमर्थ है। उन्होंने कहा है कि एक और सरकार सभी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर जमीनी हालात इतने भयावह हैं कि गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति समय पर अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा है। यह एक साधारण प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि आम नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के अधिकार का सीधा उल्लंघन है। राफिया नाज ने गोड्डा जिले में एक मासूम बच्ची की मृत्यु की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पूरी मानवता को झकझोर देने वाली त्रासदी है। केवल एम्बुलेंस समय पर ना पहुंच पाने के कारण एक मासूम की जान चली गई, जबकि परिजनों ने बार बार सहायता के लिए कॉल करते रह गए। इसी तरह की एक और घटना चतरा जिले में घटी, जहां सुकुल भुइयां की मौत भी एम्बुलेंस की देरी के कारण हुई। इन घटनाओं ने साफ कर दिया है कि झारखंड में एम्बुलेंस सेवा लगभग निष्क्रिय हो चुकी है। आजसू ने 40वें स्थापना दिवस पर आंदोलनकारियों को किया सम्मानित, युवाओं को नेतृत्व सौंपने का भी लिया निर्णय। आजसू का 40वां स्थापना दिवस डॉक्टर रामदयाल मुंडा सभागार मोरहाबादी में मनाया गया। रविवार के स्थापना दिवस समारोह में छोटा नागपुर, संथाल परगना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल सहित झारखंड के सभी जिलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड राज्य मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति त्रिवेणी नाथ साहू ने झारखंड आंदोलनकारी साथी और जो आंदोलनकारी की मृत्यु हो चुकी है उनके परिवार के सदस्यों को आंदोलनकारी सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही झारखंड राज्य गठन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए पुनः संघर्ष करने की बात कही। रविवार को 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर बृहद झारखंड राज्य के लिए लोगों के द्वारा आंदोलन शपथ लिया गया। संस्थापक महासचिव ने कहा कि युवाओं को फिर से बागडोर सौंपने का समय आ गया है। हम सभी मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे और झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के पहचान को वापस लाने की जरूरत है। इस समारोह में सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य निर्णय लिया गया है कि सन 2025 के अंत से पहले आजसू का पुनर्गठन कर नए छात्र नौजवानों को कमान सौंपा जाएगा और बृहद झारखंड और झारखंड राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर पार की लड़ाई जारी रहेगी। रविवार को भी सिस्टम एक्टिव हजारीबाग उपायुक्त ने किया कटकम सांडी गोदाम का निरीक्षण, व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के दिए निर्देश। जब आमतौर पर लोग रविवार को आराम करते हैं तब हजारीबाग उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने प्रशासनिक चुस्ती का परिचय देते हुए कटकम सांडी प्रखंड स्थित झारखंड राज्य खाद्य निगम JSFC के गोदाम का बिना किसी पूर्व सूचना के औचक निरीक्षण कर सबको चौंका दिया। इस निरीक्षण की ना तो किसी को भनक थी और न ही कोई पूर्व जानकारी। रविवार को खुद उपायुक्त का अचानक पहुंचना
सिस्टम के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने खाद्य अन्न के भंडारण, वितरण, सुरक्षा, कीट नियंत्रण, रसायन, स्टॉक रजिस्टर्ड व स्वच्छता व्यवस्था की बारीकी से जांच की। उन्होंने गोदाम में मौजूद ताजा रिकॉर्ड ना पाए जाने और कीटनाशक रसायन की अनुपलब्धता पर गहरी नाराजगी जाहिर की। साथ ही गोदाम प्रभारी एमओ और एजीएम को 100 कोज नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के भीतर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का सख्त निर्देश दिया। अवैध संबंध की शक में युवक की हत्या। गुमला में पति ने पत्नी के प्रेमी को कुल्हाड़ी से मारा। आरोपी पत्नी के साथ फरार। गुमला जिले के पालकोट थाना क्षेत्र स्थित टेंगरिया गांव में अवैध संबंध के शक में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान हरिजन टोला निवासी 25 वर्षीय बिट्टू नायक के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार बिट्टू नायक का पिछले 1 साल से गाँव के ही कुंवर नायक की पत्नी के साथ अवैध संबंध चल रहा था। इस बात की भनक जब कुंवर को लगी तो उसने गुस्से में आकर बिट्टू की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। हत्या के बाद कुंवर नायक अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पालकोट थाना प्रभारी राहुल कुमार दशौंधी के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। मृतक का शव कुंवर नायक के घर के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। सवारी गाड़ी ने साइकिल सवार को कुचला, 50 फीट तक घसीटा, हुई मौत। ग्रामीणों ने किया विरोध, चालक फरार। पलामू में रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग स्थित बकोरिया में एक सवारी गाड़ी ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी। हादसे में 35 वर्षीय मुकीम आलम की मौत हो गई। घटना रविवार की है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मुकीम आलम बकोरिया बाजार से साइकिल पर घर लौट रहे थे। सड़क पार करते समय मेदिनीनगर से आ रही सवारी गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वे गाड़ी के बोनट पर जा गिरे। गाड़ी उन्हें लगभग 50 फीट तक घसीटती ले गई। इसके बाद वे सड़क पर गिर गए और गाड़ी का टायर उनके सिर पर से गुजर गया। ग्रामीणों ने तुरंत घायल मुकीम को नवजीवन अस्पताल तुम्बागढ़ा में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। सतबरवा पुलिस ने गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए एमएमसीएच मेदिनीनगर भेज दिया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग को 20 मिनट तक जाम कर दिया। एएसआई बसंत दुबे सहित सतबरवा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने जो ग्रामीणों को समझा बुझाकर जो जाम हटाया। सीओ कृष्णा मुरारी तिर्की ने सरकारी प्रावधान के अनुसार मृतक के परिजनों को मुआवजा देने का आश्वासन दिया। हेमंत सरकार में चल रही डकैती, मैया सम्मान में गड़बड़ी को लेकर कोर्ट तक जाएगी आजसू। सुदेश महतो। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आजसू पार्टी ने रविवार को अपना 39वां बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने मंच से राज्य की हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि झारखंड को भ्रष्ट और दिशाहीन सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए अब नौजवानों को आगे आना होगा। सुदेश महतो ने कहा, मैया योजना के नाम पर पिछले 7 महीनों में केवल नियमों का बहाना बनाया गया। मैया सम्मान योजना के नाम पर वोट मांगा और अब वही सम्मान देने में आनाकानी कर रही है सरकार। राज्य में 6.5 लाख लोगों के खाते में गलत तरीके से पैसे आखिर गए कैसे, इसके लिए या तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार है या अधिकारी कोई तो जिम्मेदार है। अब इस गलती की भरपाई सरकार दिए गए लोगों से वसूली कर रही है, ये गलत है। जिनके खातों में पैसा गया अगर उससे वसूली की जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सरकार का पैसा है। जिन अधिकारियों ने लापरवाही की है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। मैया सम्मान में गड़बड़ी को लेकर आजसू कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने वर्तमान शासन प्रणाली को डकैती करार देते हुए कहा है कि पहले चोरी होती थी, अब सिस्टम में डकैती हो रही है। सूचना का अधिकार केवल कागजों में है, जनता को आज भी जानकारी नहीं मिलती। जमीन से जुड़ा अपराध राज्य का सबसे बड़ा संकट बन चुका है। चुनाव या वोट नहीं, अगर आजसू का एक नौजवान भी खड़ा हो जाए तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। संथाल दौरे पर बाबूलाल मरांडी और रघुवरदास। जेएमएम सांसद ने कहा, कुछ भी कर ले जनता हमारे साथ। अभी झारखंड में किसी तरह का कोई चुनावी माहौल नहीं है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के 2 दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी और रघुवरदास संथाल परगना क्षेत्र में पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और जनता तक अपनी बातें पहुंचाने में जुटे हैं। अब ऐसे प्रयासों से बीजेपी कितना मजबूत होगी, जनता को कितना आकर्षित कर पाते हैं, या तो आने वाले वर्षों में पता चलेगा। इधर जेएमएम के केंद्रीय उपाध्यक्ष शाह दुमका के सांसद नलिन सोरेन का कहना है कि भाजपा का कोई असर इस क्षेत्र में पड़ने वाला नहीं है। भाजपा के 2 बड़े नेता सूबे के पूर्व सीएम संथाल परगना के दौरे पर हैं। एक तरफ रघुवरदास शनिवार को दुमका पहुंचे और फिर पाकुड़ जिला के लिट्टीपाड़ा में जाकर एक जन चौपाल का आयोजन किया। वही रविवार को उनका दूसरा कार्यक्रम साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में आयोजित हुआ।
इधर बाबूलाल मरांडी भी रविवार को दुमका पहुंचे और यहां अग्रसेन भवन में कार्यकर्ता सम्मेलन में भाग लिया। दोनों नेता दुमका परिसदन में ठहरे हुए हैं, जहां उनकी मुलाकात भी हुई। काफी देर तक उन्होंने अपने कार्यक्रमों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की। रामगढ़ में भारी बारिश के कारण सब्जी हुई बर्बाद, किसान हुए मायूस। समय पर मानसून के आगमन के बाद एक और जहां किसानों में खुशी थी, तो वहीं लगातार 4 दिन की भारी बारिश के बाद उन्हीं किसानों को मायूसी मिली है, क्योंकि बारिश के कारण सब्जी की खेती में भारी नुकसान हुआ है। झारखंड में खरीफ मौसम में होने वाली धान की खेती लगभग 20 दिन विलंब से होती है। ऐसे में किसान इस समय अमूमन हरी सब्जी की खेती करते हैं और वैसी सब्जी की खेती करते हैं जिसकी अवधि 30 से 45 दिनों की होती है, जिसमें मूली, धनिया, फूलगोभी, बोदी की खेती शामिल है। किसान 15 जुलाई तक फसल खेत से काटकर बाजार में बेचते थे और फिर इन्हीं खेतों में धान लगाया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। लगातार 4 दिनों की भारी बारिश और खेतों में हुए जल जमाव के कारण हरी सब्जी की कई फसलें खेतों में ही खराब हो गई। तस्वीरें बता रही है कि कैसे 15 से 30 दिन के ये पौधे, चाहे वह गोभी के हो, धनिया के हो या मूली या बोदी, जल जमाव के कारण इनकी जड़ें गल गई है। बारिश के कारण देखते ही देखते इन हरी सब्जियों के यह पौधा खेत में गलकर गिर गए, जिससे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। नुकसान की बात करें तो जो छोटे किसान हैं उनको लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इतना ही नहीं, जो खड़ी सब्जी की फसल थी उसकी भी उत्पादन में अचानक भारी गिरावट आई है। यही वजह है कि सब्जियों के दाम लगातार बढ़ने लगे हैं। बोकारो जिले से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद, जांच में जुटी जिला उत्पाद टीम। गुप्त सूचना के आधार पर जिला उत्पाद टीम के द्वारा बोकारो में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बता दें कि जिला उत्पाद टीम के द्वारा पिंडरा जोरा थाना अंतर्गत कांड्रा स्थित NH के किनारे खड़े एक संदिग्ध ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी में ट्रक से 888 गोल्ड विस्की ब्रांड की 750 मिलीलीटर की कुल 900 पेटी, कुल 10,800 बोतलें, लगभग 8,100 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब पाई गई। छापेमारी के दौरान ट्रक चालक हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में शराब की तस्करी से संबंधित अहम सुराग मिलने की संभावना है। मामले में आगे की जांच पड़ताल अभी जारी है। हजारीबाग के बरकट्ठा में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर और बोलेरो में जबरदस्त भिड़ंत। NGT की रोक के बावजूद भी धड़ल्ले से हो रहा परिवहन। बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र में NGT की रोक के बावजूद अवैध बालू परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन हो या रात, सैकड़ों की संख्या में बालू लदे ट्रैक्टर और टिपर वाहन निर्बाध रूप से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसमें स्थानीय प्रशासन और खाकी वर्दीधारियों की मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस अवैध कारोबार में कुछ सफेद पोशों की भी सक्रिय भूमिका है, जो पूरे नेटवर्क को मैनेज कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रतिदिन गोरहर थाना क्षेत्र से होकर सैकड़ों बालू लदे वाहन इचाक टाटी झरिया होते हुए हजारीबाग तक पहुंच रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। शनिवार की मध्य रात्रि को गोरहर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमुआ मोड़ समीप एक सफेद रंग की बोलेरो ने एक बालू लदे ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के परकच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि चालक को केवल मामूली चोट आई है। वही हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। हालांकि कोई भी वाहन जब्त नहीं किया गया और न ही उन्हें थाना लाया गया। इस घटना ने एक बार फिर से प्रशासन की निष्क्रियता और मिलीभगत को उजागर कर दिया है, जो क्षेत्रवासियों में इसको लेकर रोष व्यक्त है। धनबाद में 2 भाइयों पर अज्ञात अपराधियों ने किया चाकू से हमला, एक की मौत। शनिवार देर रात धनबाद में एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में एक भाई की मौत हो गई। मृतक की पहचान साहिल सूरी के रूप में हुई है, जबकि दूसरा भाई विक्की गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल वह अस्पताल में इलाजरत है। परिजनों के अनुसार मनईटांड निवासी साहिल सूरी अपने भाइयों विक्की और सुल्तान के साथ पटना जाने के लिए टिकट खरीदने स्टेशन जा रहे थे। जब वे रेलवे फाटक के पास पहुंचे तभी कुछ अज्ञात हमलावरों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। घटना के बाद तीनों को स्थानीय लोगों की मदद से शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने साहिल को मृत घोषित कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही धनबाद सिटी SP ऋत्विक श्रीवास्तव खुद अस्पताल पहुंचे। उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में यह मामला अवैध शराब के कारोबार से जुड़ी आपसी रंजिश का है। पुलिया के गड्ढे मिट्टी भरकर संवेदक ने बनाया सड़क, पहली ही बारिश में धंस गई।
इस मानसून की शुरुआत ने अपना असर दिखा दिया है। दरअसल पहली बरसात के पानी ने ही चमन चौक से कुरपानी जाने वाले रोड को पूरी तरह से दबा दिया, जिससे उस रास्ते से आने जाने वाली गाड़ियों को समस्या होने लगी, जिसके कारण ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रमुख विपिन पंकज से की। जिसके बाद विपिन मिंज ने इसका जायजा लिया और संबंधित इंजीनियर को सूचना देकर इसको तत्काल मरम्मत करने के आदेश दिए। जानकारी के लिए बता दें कि सिमडेगा के ठठईटांगर प्रखंड के केरिया पंचायत में चमन चौक से कुरपानी जाने वाले रास्ते पर पुल निर्माण के लिए एक गड्ढा खोदा गया था, किंतु किसी कारणवश पुल किसी और जगह बनाया गया और उस गड्ढे को भरकर उसके ऊपर एक काली सड़क बना दी गई थी। धनबाद जंक्शन पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, स्टेशन परिसर से 28 किलो गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। धनबाद पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए धनबाद जंक्शन परिसर क्षेत्र से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ गांजा तस्कर तस्करी करने वाले हैं। इसी सूचना के आधार पर धनबाद थाना, आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। छापेमारी के दौरान 2 सफारी ट्रॉली को जब्त किया गया, जिनमें गांजा छिपाकर रखा गया था। हर ट्रॉली में 1-1 किलोग्राम के 28 पैकेट बरामद किए गए। कुल गांजा का वजन 28 किलोग्राम है। पुलिस ने गांजा के साथ 2 तस्करों को भी मौके से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में तस्करों ने गांजा ओडिशा से लाने की बात कबूल की है, जिसे झारखंड के विभिन्न हिस्सों में सप्लाई किया जाना था। पुलिस की यह कार्रवाई क्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। तस्करों से पूछताछ कर पुलिस तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है। पुलिस का मानना है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह सक्रिय है, जिसकी जल्द ही पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। लंगड़ाता सिस्टम, देवघर में दिव्यांगों के इंतजाम में खुद बेकार हो रही ट्राईसाइकिल। झारखंड में दिव्यांगजन अपनी विभिन्न मांगों के लिए आए दिन सरकार के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते दिखते हैं, कभी पेंशन को लेकर तो कभी अपने लिए मिलने वाले संसाधन को लेकर। देवघर जिले में भी दिव्यांगों को लेकर जिला प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा है, जिसका जीता जागता प्रमाण देवघर के प्रखंड कार्यालय में देखने को मिल रहा है। दरअसल देवघर के प्रखंड कार्यालय में दिव्यांगों के लिए लाए गए ट्राईसाइकिल पिछले कई महीनों से बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और इससे जुड़े लोगों की इस पर नजर नहीं पड़ रही है। बर्बाद हो रहे ट्राईसाइकिल को लेकर स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से यह ट्राईसाइकिल खराब हो रहे हैं और बारिश के मौसम में इन सभी साइकिलों में जंग लगने की संभावना और बढ़ जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिले में दिव्यांग संसाधन के लिए तरस रहे हैं और दूसरी ओर उनके लिए लाए गए साइकिल बर्बाद हो रहे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।